हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम शुभम महाजन एंड वेलकम बैक टू द माइंड विन। आई एम जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज शुरू की थी। किसके लिए? पिनाक बैच के लिए। ठीक है, ये पिनाक बैच हमारा क्या है? पिनाक बैच है हमारा जेकेपी सब इंस्पेक्टर के जो आपके फॉर्म्स आउट हुए हैं उसी की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें हमने आपको हर सब्जेक्ट का जो है सिलेबस पूरा का पूरा करवाना है। तो एक चीज़ मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अभी मैं टॉपिक के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये जो आपको जितने भी टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं, अभी इंडियन पॉलिटी हमारा शुरू हुआ है, ये आपका खाली जेके एसएसबी तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम लगा लो, चाहे वो एसएससी हो, आप केएस के अगर लेवल की बात की जाए तो ये आपका जो कंटेंट है वहाँ तक टच करेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज आपके टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक आपका आता है यूनियन एंड टेरिटरी। और इस टॉपिक से मैं आपको बता दूं हमने क्या करना है, ऑफिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू कर देना। ठीक है, आप जानते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स आते हैं? वो आते हैं 25। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक जो है पार्ट्स करने हैं हमने। पर उसमें से जो आपका सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है यूनियन एंड टेरिटरीज। और ये आर्टिकल्स कौन से कवर करता है? दिस पार्ट कवर्स आर्टिकल्स 1 to 4। ठीक है, और ये वाला जो आपका पार्ट होने वाला ना, हाँ एक और चीज़ मैं बता दूं, हर टॉपिक अब आपका जो है वो लंबा होगा। एक रिकॉर्डिंग में क्या पता आपका वो एक पूरा टॉपिक नहीं खत्म हो पाए, तो क्या पता उनको 2 पार्ट्स में हम जो है क्या करें, डिलीवर करें आपको। और उसके बाद एक एमसीक्यूज एंड दैट पार्ट विल बी फॉलोड बाय द एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पहला आपका टॉपिक आता है आर्टिकल नंबर 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड टेरिटरीज। ये तो आपको मैंने बता दिया था। अब यहाँ से जैसा कि आप जानते हैं, मैंने सोर्सेस में भी आपको बताया था कि एक फेडरेशन नाम की चीज़ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो आज ही हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेम ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा जो आर्टिकल नंबर 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा नाम बताता है और ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब उसके आगे बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। ये जो आर्टिकल है हमारा दो चीज़ों के बारे में बताता है। पहला, नेम ऑफ द कंट्री। एक चीज़ याद रखना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था ना, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनमें से कुछ लोग जो है चाहते थे हमारा नाम जो है ट्रेडिशनल नेम हो भारत, और कुछ चाहते थे कि हमारा जो है नया नाम हो इंडिया। तो इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों नाम जो है ऑफिशियली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी है, इंडिया और भारत दोनों। जैसे आप देखिए ना, फॉर्म भरते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, उसको अगर आप हिंदी में भरते हैं तो आपसे वहाँ पे नेशनैलिटी पूछी जाती है ना, तब आप लिखते हैं वहाँ पे भारतीय। और जब वही इंग्लिश में नेशनैलिटी पूछी जाती है तब आप लिखते हैं इंडियन। ठीक है, तो हमारे दो नाम हैं। अगर आप इंडिया में रहते हुए भारत कहते हैं, किसी को भारतीय कहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाहर जाके किसी को कहते हैं कि आप इंडियन है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे दो नाम हैं ऑफिशियली, हमारे देश के दो नाम हैं। जैसे आपको पता होगा, ऑफिशियल हमारे देश की लैंग्वेजेस दो आती हैं, वो आती है एक हिंदी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। उसी तरह ऑफिशियली हमारे जो है दो नाम आते हैं, कौन कौन से? इंडिया और भारत दोनों। ठीक है, अब ये तो बड़ा आसान था, आर्टिकल नंबर 1 ने बता दिया कि हमारे दो नाम आगे। अब बात करते हैं ये क्या चीज़ है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। देखिए, ये फैक्ट्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन में क्या फ़र्क हुआ? ठीक है, देखिए जैसे क्या होता है, बड़ी अच्छी तरह से मैं आपको एक घरों की ही एग्जांपल बताता हूँ फेडरेशन क्या चीज़ होती है। सपोज कीजिए, ठीक है, सपोज कीजिए आप क्या करने जाते हो, मतलब आप खुद से पैसे खर्चते हो। ठीक है, खुद से आप एक पैसे खर्चते हो, एक ना अपनी क्रिकेट टीम बनाते हो। ठीक है, तो बैट आपका, बॉल आपकी, सारे गियर्स आपके, सब कुछ आपका। तो जब आपके मैचेस होते हैं आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं और वो क्या करते हैं, एक तरह का टाइम पास करने के लिए या अपने ही मतलब जो है मतलब एक तरह की सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट में वो मैच खेलने जाते हैं। जीतते हैं तो कोई बात नहीं, हारते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो आ जाते हैं। पर अगर सपोज कीजिए आपने अगर एक ऐसी टीम बनाई हो जिसमें हर किसी ने जो है पैसों का कंट्रीब्यूशन किया होगा, जैसे मतलब एक आपकी पूरी क्रिकेटिंग किट है, वो अगर क्या है लगा लो 10,000 रुपये की आती है। ठीक है, तो हर कोई अगर 11 बंदे हैं तो या 10 बंदे हैं, 10 बंदों की टीम है, तो 1-1 हज़ार रुपये अगर डालते हैं तो वो जो आपकी टीम बनेगी वो अब आपकी एक क्या होगी, एक ऐसी टीम होगी जो कभी भी आपको हारने पे मजबूर नहीं करेगी।
मतलब वो जो अगर जीतेंगे तो पूरी तरह से पूरी टीम क्रेडिट लेगी, हारेंगे तो पूरी तरह से सारी टीम को क्या होगा, दुख होगा। यही फ़र्क होता है एक फेडरेशन और यूनियन का। ये तो एक सिंपल टर्म्स थी, अब हमारी इंडियन पॉलिटी के हिसाब से बताते हैं क्या आता है। ठीक है, हमारी कंट्री को यूनियन के बारे में बताया गया, जबकि ये क्या है, फेडरल है स्ट्रक्चर में। एक चीज़ मैं बता दूं यूएसए के बारे में। ठीक है, यूएसए क्या है, यूएसए आती है एक फेडरल कंट्री। ठीक है, क्या आती है कि ये फेडरल कंट्री आती है। अब मैं आपको इसका सही जो है मीनिंग बताने लगूँ, एक फेडरल कंट्री क्या होती है या एक यूनिटरी कंट्री क्या होती है। देखिए, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज़ाद हुआ था तो यूएसए ने क्या किया, अपने नेबरिंग स्टेट्स को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ आ जाइए। ठीक है, अब यूएसए की गवर्नमेंट के अंडर आके क्या कीजिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए। तो स्टेट्स ने बोला भाई हम तो आज़ाद हैं, ठीक है, हम आज़ाद है तो हम आपके अंडर क्यों आए। तब अमेरिका ने उनको बताया था अपने फेडरल जो मतलब एक तरह का फेडरल प्लान था वो बताया था। अब देखिए फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन में क्या होता है, स्टेट्स को ना अपनी काम करने की परमिशन होती है, वो किसी भी तरह का अपनी स्टेट्स के लिए लॉ बना सकते हैं। पर एक और चीज़ याद रखना, वो कभी भी ना अपने आप को उस कंट्री से अलग भी कर सकते हैं। जब उनका मन किया वो अपने आप को क्या करेंगे, उस कंट्री से डिसएसोशिएट कर लेंगे। जब फ़ायदा लेना होगा तब वो क्या करेंगे, अपने आप को वो उस कंट्री का मेंबर कहेंगे। पर जब वहाँ पर कभी ऐसा कोई लॉ बनेगा सेंटर के द्वारा जिसमें स्टेट को नुकसान हो रहा होगा, तो वो क्या करेंगे, उसको फेडरेशन से बाहर निकाल देंगे अपने आप को। ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल्दो इट इज़ फेडरल इन स्ट्रक्चर, देखिए हमारे इंडिया में फेडरेशन चल रही है। हमारे यहाँ पे स्टेट्स को अपनी मनमर्जी है काम करने की। जैसे आपको पता है बंगाल की ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है, हमारे जम्मू कश्मीर की डोगरी, इंग्लिश, डोगरी और उर्दू है, ये कश्मीरी है, पंजाब की पंजाबी है। ठीक है, हमारे यहाँ पे स्टेट्स को अपना काम करने की पूरी तरह से परमिशन है। पर यहाँ पर सेंटर का रूल क्या होता है, सबसे पहले लागू होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब भी कोई सेंटर का लॉ बनता है वो हमारे यहाँ पे स्टेट्स में सबसे पहले लागू होता है। इसी को क्या कहा जाता है, यूनिटेरी नेशन कहा जाता है। यूनिटेरी नेशन का मतलब हो गया स्टेट्स तो अपना काम कर ही रही हैं, पर हमेशा यहाँ पे सेंटर की बात को पहले सुना जाता है। स्टेट्स वालों की बात को जो है बाद में क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखिए यूनियन और फेडरेशन में फ़र्क बताते हुए बी आर अम्बेडकर साहब ने खुद इसका जो है क्या मतलब बताया था। अब उसको डिस्कस करते हैं। बी आर अम्बेडकर जी के हिसाब से इन्होंने बोला कि इंडियन फेडरेशन जो है वो कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें हमने स्टेट्स के साथ किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं करवाया, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। मैंने आपको एग्जांपल दी ना, अमेरिकन जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप क्या कीजिए, हमारे साथ आ जाइए और हम आपकी शर्तें मानेंगे। पर हमारे यहाँ पर याद रखना, जब इंडिया ने स्टेट्स को अपने साथ मिलाया था ना, इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हर स्टेट ने साइन किया था और वहाँ पर सेंटर की जो है कंडीशंस मानी गई थी, हमने स्टेट्स की एक भी कंडीशन नहीं मानी। ठीक है, तो ये पहली चीज़ आ गई। दूसरा, यहाँ पर हमारे इंडिया में एक चीज़ याद रखना, स्टेट्स के पास किसी तरह का अधिकार नहीं है कि वो जो है हमारे देश को, हमारे देश से क्या हो जाए, अलग हो जाए। जबकि यूएसए में स्टेट्स कभी भी अपने आप को क्या कर सकती है, अलग कर सकती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। हमारा एक फेडरेशन जो है यूनियन है, क्योंकि ये क्या है, इंडिस्ट्रक्टेबल है। तो एक चीज़ याद रखना, मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये मैंने लिखा नहीं था, इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन इज मेड ऑफ, इज इंडिस्ट्रक्टेबल, इंडियन यूनियन इन इंडिस्ट्रक्टेबल विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। हमारे देश में याद रखना, आप कभी भी देश नहीं तोड़ सकते, या देश में से आप कभी भी जो है स्टेट अलग करके एक कंट्री नहीं बना सकते हैं। पर आप हमारे देश में स्टेट्स को जितना मर्जी तोड़ लीजिए। जम्मू कश्मीर इसकी एग्जांपल आती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश देख लीजिए। पंजाब 1966 में क्या हुआ था, पंजाब को तोड़ के हरियाणा हिमाचल प्रदेश निकाला गया वहाँ से। तो यही चीज़ इन्होंने बोली है। ठीक है, तो पहला क्या बोला था इन्होंने, हमारे यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा इंडियन फेडरेशन बना था ना, इसमें हमने कोई एग्रीमेंट स्टेट्स का नहीं माना था, हमने अपनी जो है शर्तें मनवाई थी। और एक और चीज़ क्या आती है, यहाँ पे स्टेट्स में किसी तरह की पावर नहीं है कि वो जो है अपने आप को फेडरेशन से अलग कर सके। तीसरा, फेडरेशन क्या आता है, एक यूनियन आता है, क्योंकि इंडिस्ट्रक्टेबल है, जिसका मैंने यहाँ पर एक मतलब बता दिया आपको। और हमारा एक कंट्री क्या है, एक पूरी तरह से एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, हाँ, पर हमने इसको क्या किया हुआ है, स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस से। ठीक है, हमने स्टेट्स में तभी इसको डिवाइड किया हुआ ताकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाए, नहीं तो हमारे देश में ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल हो गया हमारा। तो सेकंड आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। सेकंड आर्टिकल और थर्ड आर्टिकल आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड आर्टिकल से ही हमारा जम्मू एंड कश्मीर क्या हुआ था, लद्दाख में, और कश्मीर और जम्मू में क्या हुआ, अलग हुआ।
पहले तो आर्टिकल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 2 में सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है, इट इज़ ए पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, क्या है ये? इट इज़ द पावर ऑफ पार्लियामेंट, इट इज़ द पावर ऑफ पार्लियामेंट to admit into the Union of India or establish new states on such terms and condition as it thinks fit। देखिए, आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स है ना, ठीक है। 25 पार्ट्स जो है, हर कोई पार्ट किसी एक चीज़ के साथ डील करता है। जैसे आपको बताऊं, पार्ट 3 जो है हमारा, पार्ट 3 हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पार्ट 2 जो है, पहले मेरे को पार्ट 2 बताना चाहिए था, वैसे पार्ट 2 जो है वो हमारा आता है सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप में हमें ये बताया गया कि कैसे हमारी भारतीय नागरिकता हमें मिलती है। एक चीज़ याद रखना, हर पार्ट में ना कोई एक आर्टिकल किसके लिए होगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लिए होगा। हमारे देश में सबसे पावरफुल जो अथॉरिटी आती है वो कौन सी आती है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो हर किसी डिपार्टमेंट के लिए, हर किसी टॉपिक के लिए जो है लॉ बनाने की पावर रखता है। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल नंबर 2 पावर देता है कि वो हमारे देश में कोई नई स्टेट ला सकता है। क्या कर सकता है? कोई नई स्टेट ला सकता है, कोई नई स्टेट बना सकता है किसी भी टर्म्स और कंडीशन के ऊपर, जैसा पार्लियामेंट को लगेगा। जिसकी आपको एग्जांपल मैं बताऊं, 1976 में क्या हुआ था? सिक्किम बना, ठीक है। सिक्किम पहले हमारे इंडिया का पार्ट नहीं था, ये हमारी प्रोटेक्टरेट या एसोसिएट स्टेट थी। 1976 में इंडिया को लगा, हमारी पार्लियामेंट को लगा कि हमें एक नई स्टेट बनाने की ज़रूरत है, तो उन्होंने बना दिया, ठीक है। 2014 में तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना था। तेलंगाना का पहले कभी नाम भी नहीं पता था हमें कि ये स्टेट भी हो सकती है। 2014 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? इसको एक नई स्टेट बनाया। तो आर्टिकल नंबर 2 क्या करता है? 2 पावर्स देता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। आप क्या कर सकते हैं? कोई भी नई स्टेट में ला सकते हो हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में, या कोई नई स्टेट्स को क्या कर सकते हो? आप पूरी तरह से बना सकते हो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 के साथ एक चीज़ याद रखना, जब आर्टिकल नंबर 2 यूज़ किया जाता है ना, आर्टिकल नंबर 2 का मतलब होता है कि हमने क्या किया? अमेंडमेंट की है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या किया हमने? आर्टिकल नंबर 2 के साथ अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। जब भी कोई नई तरह की स्टेट हमारे देश में लाई जाएगी जिसका पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ है? वो हमारे देश में अमेंडमेंट हुई है अंडर आर्टिकल नंबर 2, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई? इसका मतलब क्या हो गया? जब हमारे देश में 1976 में सिक्किम लाई गई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ था? कोई अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है। आगे समझिए। तो आर्टिकल नंबर 2 क्या है? इट इज़ ए पावर ऑफ द पार्लियामेंट, हमारे देश में कोई नई तरह की स्टेट लाना, जैसे उनको लगे कि वो उसको उस हिसाब से बना सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल नंबर 3 आता है, एंड अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 2 में क्या फ़र्क है। पहले तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल नंबर 3 की वजह से जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, ठीक है। क्या हुआ? आर्टिकल नंबर 3 की वजह से जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, और जेके रीऑर्गेनाइजेशन आपको पता है 2019 में लाया गया था, और इसी की वजह से क्या हुआ था? हमारी स्टेट बाइफरकेट हुई। आर्टिकल नंबर 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट और इंटरसेट ऑफ टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हो गया? आर्टिकल नंबर 3 क्या कर रहा है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को फिर से पावर दे रहा है। पर अब क्या पावर दे रहा है? कि आप कोई नई स्टेट बना सकते हो जिसमें आप किसी एक स्टेट से क्या कर सकते हो? बाइफरकेट कर सकते हो। जैसे मतलब क्या हो गया? एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है, इसको 2 स्टेट्स में करना है, ठीक है। इसको 2 स्टेट्स में करना है, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, ठीक है, स्टेट नंबर 2, या 3 स्टेट्स में डिवाइड करना है, या 4 स्टेट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा? आर्टिकल नंबर 3 की वजह से। और एक और चीज, 2 स्टेट्स को, ठीक है, स्टेट नंबर 1 प्लस स्टेट नंबर 2, इन दोनों को बना के एक नई स्टेट बनाना भी अगर आपने है, ठीक है, तब भी क्या होगा? आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज होगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक स्टेट को तोड़ के 2 या 3 या 4 जैसे भी उनको लगता है उतनी स्टेट्स में क्या कर देती है? बना देती है। या 2 स्टेट्स को यूनाइट करके एक नई स्टेट बना देती है ना, तब कौन सा आर्टिकल यूज होता है वहां पे? आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल नंबर 2 में क्या हो गया?
एक पूरी तरह से नई स्टेट बनी। आर्टिकल नंबर 3 में क्या हुआ, एक स्टेट के साथ क्या किया गया, विभाजन, उसको तोड़ा गया, या वो दो स्टेट्स को जोड़ के क्या किया गया, एक बड़ी नई स्टेट बनाई गई। ठीक है, ये चीज उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो क्या बताया इसमें, जो है दो स्टेट्स को जोड़ के एक स्टेट बना सकते हैं, या किसी एक टेरिटरी को किसी एक स्टेट के साथ जोड़ के भी क्या कर सकते हैं, नई स्टेट बना सकते हैं। अब इसके साथ क्या क्या होता है, ये आर्टिकल हमें, आर्टिकल नंबर 3 क्या क्या पावर देता है, पहला आपको बता दिया। दूसरा जो है क्लॉज बताता है, इसमें आप किसी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमारे जम्मू एंड कश्मीर की लिमिट कहाँ पर है, लखनपुर तक है। अगर वो चाहें तो पंजाब के किसी एरिया को भी क्या कर सकते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के साथ मर्ज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, जम्मू कश्मीर के अंदर पंजाब का रीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये जम्मू कश्मीर या पंजाब नहीं डिसाइड करेगा, ये हमारे देश में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, या एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सपोज करो लखनपुर जो है क्या होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि वो अब जो है जम्मू कश्मीर के अंडर नहीं रहना चाहिए, वो किसके पास चला जाना चाहिए, वो चला जाना चाहिए पंजाब के पास। तो ना इसमें पंजाब को कुछ जो है बोलने का अधिकार है, ना जम्मू कश्मीर को बोलने का अधिकार है। इसके ऊपर किसका जो है फाइनल डिसीजन होगा, वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। ठीक है, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी एक स्टेट के एरिया को छोटा किया जा सकता है, किसी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर किया जा सकता है, या बढ़ाया जा सकता है, या कम किया जा सकता है, या किसी भी स्टेट का नाम जो है चेंज किया जा सकता है आर्टिकल नंबर 3 की वजह से। आपको पहले भी बता दिया मैंने, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कौन से आर्टिकल की वजह से आया, वो आता है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 2 की वजह से हमारा जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं आया था, ये आर्टिकल नंबर 3 की वजह से आया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले से एग्जिस्टिंग थे हमारे देश में, तभी वहाँ पर आर्टिकल नंबर 3 यूज़ हुआ। अगर लद्दाख का पहले कभी नाम नहीं होता, और लद्दाख के बारे में एक और चीज़ बता दूं, लद्दाख पहले ही लोकसभा में एक अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी थी। अगर लोकसभा में लद्दाख उस समय कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती, तब आर्टिकल नंबर 2 जो है यूज़ किया जाना था, वहाँ पर आर्टिकल नंबर 3 नहीं यूज़ हो सकता था। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 3 आपको समझ आ गया, आर्टिकल नंबर 3 की वजह से क्या होता है। तो चलिए अब आपको आर्टिकल नंबर 3 के बारे में और कुछ बताऊं। आर्टिकल नंबर 3 जो है दो कंडीशंस बताता है आपको। ठीक है, जब भी आपने क्या करना है, जम्मू एंड कश्मीर, जैसे जम्मू कश्मीर की एग्जांपल लेते हैं, जब भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में और कोई बदलाव लाना है, ठीक है, जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर यूटी है ना, अब अगर उनका मन करता है, उनको लगता है कि यार हमसे गलती होगी, लद्दाख को अलग नहीं करना चाहिए था, हमें क्या करना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक साथ करना है, तब उन्होंने पहले क्या करना है, इसके बारे में जो बिल होगा ना, वो कहाँ पे लाया जाएगा, पार्लियामेंट में। ठीक है, और ये बिना प्रेसिडेंट से पूछे हुए नहीं लाया जा सकता। ठीक है, जैसे सपोज करो पंजाब की मैं बात कर लेता हूँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इन्होंने क्या करना है, पंजाब का करना है बाइफर्केशन, ठीक है, और पंजाब को करना है अलग, ठीक है, पंजाब को करना है अलग, तो पंजाब को जो है अलग करने के लिए ये बिल कहाँ पे लाया जाएगा, ये लाया जाएगा कहाँ पर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बिना प्रेसिडेंट से पूछे हुए ये बिल नहीं ला सकते। चलिए वो बिल कहाँ, अब वो कहाँ से जाएंगे परमिशन लेने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। चलो सपोज करो प्रेसिडेंट कहते हैं यार कर लो, पर प्रेसिडेंट ऐसे फॉर्मल जो है फॉर्मेलिटी से नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट पहले क्या करते हैं, ये सेम केस जो है कहाँ पे भेजते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजते हैं और इनको ना एक तरह का इन्फॉर्म करते हैं कि देख लो भाई आपकी स्टेट के साथ ये चीज़ होने वाली है। अब देखिए स्टेट वाले जो हैं, ठीक है, स्टेट वाले तो मना ही करेंगे ना, स्टेट वाले थोड़ी ना बोलेंगे यार हमारा इतना बड़ा एरिया और आप छोटा करने लगे तो हम आपको करने देंगे। स्टेट वाले तो लिख के बोलेंगे ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि यार नहीं करना, रहने दो। पर इसके ऊपर प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी है कि क्या वो उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर तो प्रेसिडेंट ने मान लिया, तो प्रेसिडेंट सीधा पार्लियामेंट को बोलेंगे कि नहीं आपने ये बिल नहीं पास करना। तो अगर प्रेसिडेंट के मूड के ऊपर डिसाइड होता है, ना ही उनको पार्लियामेंट फोर्स कर सकता है, ना ही उनको जो है स्टेट गवर्नमेंट फोर्स कर सकती है किसी भी चीज़ के लिए। और जब प्रेसिडेंट अपनी जो है क्लीन चिट दे देते हैं, फिर उसके बाद पार्लियामेंट क्या करता है, बिल लाता है। ठीक है, आगे समझ इसकी। तो चलिए ये आपका जो है आर्टिकल नंबर 3 भी हो गया। अब आर्टिकल नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। आर्टिकल नंबर 4 के बारे में एक चीज याद रखना, मैं यहां पर आपको शॉर्ट में लिख भी दूं, इट इज द सब आर्टिकल, ठीक है, इट इज द सब आर्टिकल ऑफ आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, इट इज द सब आर्टिकल ऑफ आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 4 कहता है जब भी आपने नई स्टेट लानी है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 के तहत,
या आपने किसी स्टेट की बाउंड्रीज को क्या करना है, ऑल्टर करना है आर्टिकल नंबर 3 के तहत। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, दे आर नॉट द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 जो है वो क्या है, हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर के साथ डील करता है। क्या बोला मैंने आपको? आर्टिकल नंबर 368 हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर के साथ डील करता है। देखिए हमारे देश में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स क्या हुई है, अमेंडमेंट हुई है। अराउंड मेरे हिसाब से 110 अभी तक बार जो है अमेंडमेंट हो चुकी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की मैं अगर बात करूँ ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे देश में अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए थे। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई अमेंडमेंट हुई है, कौन सा आर्टिकल यूज़ हुआ है? आर्टिकल नंबर 368। और आर्टिकल नंबर 4 कहता है जब भी आप किसी स्टेट के ऊपर आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 लगा रहे हो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अमेंडमेंट के रूप में ला रहे हो। ठीक है, आगे समझ? ये पार्लियामेंट की मर्जी है कि उसके ऊपर वो मतलब बिल जो है अमेंडमेंट के रूप में लाते हैं या वो एक नॉर्मल बिल के रूप में लाएंगे। ठीक है, पर ये कहते हैं कि इतना ज़रूरी नहीं है, दे आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट। ये आपने हमेशा चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? जब एक चीज़ याद रखना, जब अमेंडमेंट लाई जाती है ना हमारे पार्लियामेंट में, तब आपको वोटिंग कितनी चाहिए होती है? 66%। ठीक है, कितनी चाहिए होती है? 66% चाहिए होती है। पर जब, ठीक है, पर जब आप एक सिंपल बिल के रूप में लाते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला अमेंडमेंट नहीं है, तब ये बिल कैसे पास होता है? सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या हो गया? 50% दोनों हाउसेस में, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जो है ये सिंपल मेजॉरिटी में क्या होगा? बिल पास होगा। जैसे अब बात करते हैं लोकसभा में 545 मेंबर, 543 मेंबर्स होते हैं। 543 का 50% लगा लो, जितना भी होता है 51 आता है वैसे, मोर देन 50 चाहिए होता है, तो 51% लगा लो 543 का, जितना भी हुआ इतनी वोटिंग से जो है क्या होगा, फिर वो स्टेट बाइफरकेट माना जाएगा। ठीक है, आगे समझ? ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको? अब एक और चीज मैं बता दूं, आर्टिकल नंबर 4 एक और चीज कहता है। आर्टिकल नंबर 4 कहता है आपने अगर आर्टिकल नंबर 3 लगाना है, ठीक है, अगर आपने आर्टिकल नंबर 3 लगाना है किसी स्टेट के ऊपर, तो आपने उस स्टेट का स्टेटस जो है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में आपने क्या करना है? मेंशन करना है। इसका मतलब जब भी आर्टिकल नंबर 3 यूज होता है, तो शेड्यूल 1 भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वहां पे मेंशन किया जाता है और शेड्यूल 2 भी। अब बात करते हैं शेड्यूल 1 क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है नेम्स ऑफ स्टेट्स के साथ। ठीक है, किसके साथ डील करता है? नेम्स ऑफ स्टेट्स के साथ डील करता है। और दूसरा जो शेड्यूल आता है हमारा शेड्यूल 4, ये डील करता है स्टेटस ऑफ, या मैं यहां पे लिख दूं सीट्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज इन राज्यसभा। ठीक है, चलिए, हमारे देश में जितनी भी स्टेट्स है ना, उनके जो नाम है, पहले उनका क्या नाम था, अब उनका क्या नाम है, वो कहां पर आता है? शेड्यूल 1 में। जैसे एक और चीज मैं बता दूं, हमारा जम्मू एंड कश्मीर का यहां पर क्या हुआ था? स्टेटस चेंज हुआ था। पहले हमारा क्या नाम था? जे एंड के स्टेट था ना। ठीक है, पहले जे एंड के स्टेट नाम था, और बाद में अब नाम क्या हो गया? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो ये हमारा चेंज हुआ। ठीक है, तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर क्या, पूरे इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं ना, इनके पहले क्या नाम थे और इनके अब क्या नाम होने वाले हैं, वो सब कहाँ पे लिखा होता है? शेड्यूल 1 में। जैसे यूपी, आज के टाइम पे हम इसको क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश। पहले हम इसको कहते थे यूनाइटेड प्रोविंसेस से, पर हमें कहाँ से ये पता चला? हमारे शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आता है शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 4 के बारे में मैंने क्या लिखा? सीट्स ऑफ द स्टेट्स और यूटी इन द राज्यसभा। हमारे राज्यसभा में जितनी भी स्टेट्स हैं ना या यूटीज हैं, उनकी राज्यसभा में कितनी सीटें पहले थी। ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, जब हमारे जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ, शेड्यूल आर्टिकल नंबर 3 यूज हुआ, तो शेड्यूल 1 तो चेंज हुआ, नाम आपको बता दिया, पहले हमारा स्टेट नाम था और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाद में नाम हुआ। तो हमारा शेड्यूल 4 में भी इन्होंने बताया था क्या स्टेटस रहेगा, और इन्होंने बताया था क्या स्टेटस होगा हमारा? अनचेंज्ड। ठीक है, क्या होगा? अनचेंज्ड होगा। इसका मतलब पहले भी हमारी राज्यसभा में कितनी सीटें थी? 4 सीटें थी। ठीक है, हमारी जम्मू एंड कश्मीर की राज्यसभा में कितनी सीट्स थी? पहले भी 4 थी और अभी भी कितनी है? 4 ही हैं। ठीक है, उसी तरह अगर जैसे सपोज करो आगे, अगर फ्यूचर में कभी क्या होता है,
हमारा जो है जैसे पंजाब लगा लेते हैं या यूपी लगाता हूँ। यूपी के साथ अगर क्या करते हैं, यूपी के ऊपर वो आर्टिकल नंबर 3 लगाते हैं और कहते हैं कि हम यूपी की जो है बाउंड्रीज को कम करने लगे हैं। ठीक है, यूपी का एरिया हम जो है कम करने लगे हैं। तब वो शेड्यूल 4 में बताएंगे कि पहले भी यूपी की कितनी थी, 36 सीटें थी, और हम क्या कर रहे हैं, अब इसकी कम कर रहे हैं, मतलब 20 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। आर्टिकल नंबर 1 तो सिंपल हमारा, आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, हमारे देश का नाम बताता है, और दूसरा क्या बताता है, हमारा देश क्या है, एक फेडरेशन नहीं है, यूनिटरी गवर्नमेंट है। और आर्टिकल नंबर 2 आपको मैंने क्या बताया था, आर्टिकल नंबर 2 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि आप कोई भी तरह की नई स्टेट हमारे देश में बना सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 3 कहता है जब भी आपने कोई सी स्टेट की क्या करनी है, ऑल्ट्रेशन करनी है, उसकी बाउंड्रीज बढ़ानी है, कम करनी है, तब क्या होगा, आर्टिकल नंबर 3 यूज होगा। और आर्टिकल नंबर 4 मैंने जैसे आपको बताया सब आर्टिकल आर्टिकल नंबर 3 का। आर्टिकल नंबर 4 कहता है जब भी आपने क्या करना है, आर्टिकल नंबर 3 लगाना है किसी स्टेट के ऊपर, तो आपने शेड्यूल 1, ठीक है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन करना है कि वहां पर भी इनका क्या रेशो है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये पूरी वीडियो, पूरा जो चैप्टर है एक टॉपिक में नहीं होगा। अभी तक हमने यूनियन एंड टेरिटरीज कर लिया। अब जो इसी के साथ हमने एसोसिएटेड टॉपिक करना है वो आता है हमारा एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। और जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार देखा है या आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।